पहले मैं मुख्तसरन बता दूं कि जब पेशेंट पेन कंप्लेन करे तो इंस्टेंटली फौरन उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप सोचिए। मैं टोटल लिस्ट देता हूं, लेकिन फिर उसकी एज, उसकी पैरिटी, उसकी इनफर्टिलिटी और मैरिड नॉट मैरिड, प्रेग्नेंट नॉट प्रेग्नेंट, उसके मुताबिक आप इस लिस्ट में से 2 या 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकालिए। जब वो निकाल लें तो पेशेंट जो प्रेजेंट करे, आप उन 2-3 कॉजेस के फोकस करके उससे सवालात हिस्ट्री में पूछिए, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में वही साइंस जो 2-3 प्रॉब्लम्स के होने चाहिए वो ढूंढिए, फिर इन्वेस्टिगेशन आउट के। इट विल बी इजी फॉर यू, क्योंकि पेन लोअर एब्डोमेन एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसका किसी भी किताब में एज ए चैप्टर जिक्र नहीं है, तो इसलिए आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। और अगर उसको आप एक कॉज एंडोमेट्रियोसिस सोच के फिर एंडोमेट्रियोसिस के पीछे ही चल पड़ते हैं, वेयर एज उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस तो दूसरा तीसरा कोई और भी होगा, उसके भी सवाल पूछने चाहिए। तो इसलिए मैंने आज ये किया है कि मैं सिर्फ पेन लोअर एब्डोमेन का एक मुख्तसर सा जस्ट दे देता हूं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फिर जब आप केस प्रेजेंट करेंगी, उस पेशेंट की एज पैरिटी के मुताबिक उनमें से निकाल के फटाफट सोचें कि ये है, फिर उसके सवाल पूछें। फिर आप मिस नहीं करेंगी कोई बहुत ज्यादा। तो जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो एज और whether the patient is pregnant or not pregnant, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट है, उसको अर्ली प्रेगनेंसी में पेन हो रही है, तो फिर तो बड़ा आसान हो गया। अर्ली प्रेगनेंसी में पेन की वजह एनी टाइप ऑफ मिसकैरेज और अबॉर्शन, थ्रेटन्ड, इनएविटेबल, इनकम्प्लीट, मिस, कोई भी एनी टाइप ऑफ अबॉर्शन। अगर वो प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर नहीं है तो एक्टोपिक। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर तीसरा ग्रुप हो जाएगा। पहला प्रेगनेंसी इन यूट्रस, उसके ये एनी टाइप ऑफ अबॉर्शन। प्रेगनेंसी एक्टोपिक उसकी तीसरा होगा कि प्रेगनेंसी के साथ कोई गायनिकोलॉजिकल कॉज, लाइक ट्यूमर है, सिस्ट है, उसका एक्सीडेंट या उसकी कॉम्प्लिकेशन। ये तो अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है, आप इस लाइन पे सोचेंगी। इफ शी इज प्रेग्नेंट, फर्स्ट यू विल थिंक ऑफ कि इज इट यूट्रस नॉर्मल जगह है तो क्या वजह हो सकती है। तो प्रेगनेंसी आउटसाइड यूट्रस है, एक्टोपिक है, तो क्या होगा। तीसरा कोई और वजह, प्रेगनेंसी तो इंसिडेंटल है, लेकिन कोई ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, कुछ है, उसकी वजह। ये तो प्रेगनेंसी रिलेटेड हो गई। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर जनरली स्पीकिंग उसकी एज रिलेटेड सोचिए। इफ द पेशेंट इज वेरी यंग, उसकी 2 वजह हो सकती है। उसको डिस्मेनोरिया हो सकता है पहली। दूसरा है कि कोई डेवलपमेंटल अनोमली है उसकी वजह से, मतलब क्रिप्टोमिनोरिया है, सर्वाइकल स्टेनोसिस है,
और कोई डबल यूट्रस है, नॉट कम्युनिकेटिंग विद वजाइना, ये कंजेनिटल डेवलपमेंटल एनोमली होगी। सो पहला है प्राइमरी डिस्मेनोरिया, दूसरा हो गया डेवलपमेंटल एनोमलीज, वेरी यंग पेशेंट। दूसरा जो आम मरीज हमारे होते हैं, नॉट वेरी यंग, मैरिड अभी हुई है या काफी सालों से शादीशुदा है, उनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अगर रीसेंट शादी है या पाकिस्तान में तो नहीं, बाहर के मुल्कों में मल्टीपल पार्टनर्स हैं, उसके बाद ये पेन लोअर एब्डोमेन है, तो थिंक ऑफ STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, नंबर 1। अगर शादी हुए काफी देर हो गई है, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं है, फिर आजकल के जमाने में पहला डायग्नोसिस है एंडोमेट्रियोसिस। जिस जमाने में मैं इंग्लैंड में पढ़ता था, उस जमाने में वहां भी कहा जाता था एंडोमेट्रियोसिस अमीरों की बीमारी है, गरीबों में नहीं होती। वेयर एज अब तो बहुत ही फर्क हो गया, एंडोमेट्रियोसिस प्रैक्टिकली नंबर 1 डायग्नोसिस बन गया। सो यू थिंक ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। देन नंबर 2 अभी भी इन्फेक्शन, PID, PID। नंबर 3 सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अब नंबर 4 अनकॉमन होती जा रही है, सर्वाइकल स्टेनोसिस। नंबर 5 एनी ट्यूमर एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, एनी ट्यूमर and its complication, like torsion, like hemorrhage, degeneration, कोई भी complication। आसान हो गया आपके लिए। मैं फिर दोहराऊं कि काफी हो गया? सर रिपीट कर दें। कर दो। अगर पेन लोअर एब्डोमेन की पेशेंट आपके पास आती है, उसके क्या पॉसिबल कॉजेज हैं? अगर वो वेरी यंग पेशेंट, नंबर 1 प्राइमरी डिस्मेनोरिया, नंबर 2 developmental anomalies leading to hematometra, hematocolpos or whatever। ये 2 कॉमन बातें सोचिए आप। दैट मीन्स ऑल्सो डेवलपमेंटल एनोमलीज। जो मोस्ट कॉमन एज ग्रुप आपके पास आएगा, मैरिड, बच्चे हैं या नहीं है, वो पेशेंट आपके पास आई, मैंने बोला सबसे पहले हम आजकल के जमाने में एंडोमेट्रियोसिस। लेकिन अगर रीसेंट शादी हुई है या मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो फिर STI नंबर 1। और मैरिड फॉर सम टाइम, नंबर 1 एंडोमेट्रियोसिस, नंबर 2 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस,
नंबर 3 सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। नंबर 4 pelvic tumors its complications। 5 फिर हो जाएगी यूरिनरी और बाउल कॉज, मीन आउटसाइड गायनेकोलॉजिकल फील्ड। सर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या क्या आ जाएगा? सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की कॉजेस जब जो ही आप सोचेंगी वो इनमें ही फिट हो जाएंगी। वो मैंने इसलिए अलहदा लिखवा दिया, आपको एंडोमेट्रियोसिस बता के, एसटीआई बता के, कि आप इन दो पे ना सोचिए। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की और भी तो कॉजेज हो सकती हैं, वो फिर वो रिमोट कॉजेज हैं, कम कॉमन है, इसलिए मैंने वो लफ्ज बोल दिया है। एग्जामिनर पूछेगी आपसे कि कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया क्या होता है, कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया की फिर आगे कॉजेज क्या होती है, उस तरह की बातें पूछेगी। तो सर बोवल में इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज हो सकती है? ये इन्फ्लेमेट जो मैंने बोला ना सबसे आखिर के यूरिनरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो या जीआईटी में कोई प्रॉब्लम, ये सबसे आखिर में बोला। जनरली स्पीकिंग पहले हमें गायनेकोलॉजिकल कॉजेज सोचनी चाहिए, अगर वो नहीं है फिर अदर्स, नॉन गायनेकोलॉजिकल, फिर अदर्स नॉन गायनेकोलॉजिकल, दैट मींस यूरिनरी सिस्टम, बाउल सिस्टम, बोवल। ये सोचेंगी फिर आप। ठीक है सर। मैं 2 दफा दोहरा दिया, अब काफी है मेरे पास। जी जी। तो अगर आप ये बातें फोकस रखेंगी तो इंशाल्लाह इम्तिहान में कोई आपको मुश्किल नहीं आएगी। अब आज हमने 3-4 केस डिस्कस करने हैं, अगर आप इस पे फोकस रख के करेंगी तो आप 3-4 पास हो जाएंगी मेरे पास। अगर ऐसा नहीं करेंगी तो फिर तो घड़ी 7 मिनट 8 मिनट से ऊपर कहीं चली जाएगी, आप उसको केस को रैप अप नहीं कर सकती। चलें, पहली वॉलंटियर है नायला, आर यू देयर? पलवा शायद। हाँ जी, नायला कहाँ से बोल रही हो? जी सर, नॉनडेरो से। हाँ जी, सर मैं लाड़काना पहुंचने वाली हूँ सर, थोड़ा रास्ते में हूँ। आप पहले किसी पलवशा से करवा ले फर्स्ट वाला, कमाल फिर करती हैं। सेकंड सिनेरियो में। ऐसा ना किया कर, ये नहीं करता, जी सर। अच्छी बात नहीं लगती कि मैं अभी सफर में हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपको तो 5-10 मिनट क्लास से पहले वहां पहुंचना चाहिए, कंप्यूटर ऑन करना चाहिए, देखना चाहिए। चलो खैर, कोई बात नहीं। सर वो डॉक्टर साइमा भी हैं और डॉक्टर तस्मीया भी नहीं, हैं। मैंने नाम लिख लिए। दूसरी वॉलंटियर थी पलवाशा। जी सर। आर यू देयर? यस सर। हेलो हाँ जी, आप कहाँ से बोल रही हैं? सर, मैं हैदराबाद से। आप भी मोटर में सफर कर रही हैं? नहीं सर, मैं सुकून से बैठी हूँ। वेरी गुड। चलो पलवाशा, जी आपका सर। केस है। देखिए, पहला केस मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जो पहला वॉलंटियर है उसको बेस्ट केस मिलता है, और नायला हैज मिस्ड दैट। अच्छा जी, परवाश, आपका केस है एज 25, यस सर। मैरिड फॉर 2 years, पैरा 0+0, जी सर। he complains of pain lower abdomen for last 2 months। पेन फॉर लास्ट 2 months। मैं यहीं पे हूँ, चले मैं दोहरा दूं, ठीक है सर। मुख्तसर से हिस्ट्री है। 25 साल एज है, मैरिड फॉर 2 years, पैरा 0+0, and complains to you. She has come with a complaint of pain lower abdomen for last 2 months। जी सर। बोलिए। First of all, after the mutual introduction with my patient,
and confirming the details given to me, आपने I would. बिस्मिल्लाह पढ़ी थी ना आपने? जी sir. जी, I like it, I like it. हाँ, I नहीं would नहीं, like to ये बात further. नहीं है, हंसने की बात नहीं है। इम्तिहान में भी जी sir. बिस्मिल्लाह से शुरू कीजिए। Thank कम से you कम sir. एग्जामिनर नाराज नहीं होगा, खुश होगा। जी sir. अच्छी So बात first है। of all, ये बात आज तक उठी नहीं थी, लेकिन आपने कहा तो मुझे ख्याल आ गया। तो okay sir. आप इम्तिहान में जाइए, पहला आपका लफ्ज बिस्मिल्लाह होना चाहिए, उसके बाद ठीक चलता है। बिस्मिल्लाह कहने में 1 सेकंड लगता है। जी बोलिए। जी sir. Okay sir. जी। Sir, after confirming the details given to me and with the rapid building with my patient, I would further inquire about her last menstrual period and its regularity. And then I will proceed with the inquiring about the characteristics of her pain, its onset, its duration, and site of the pain, and nature of the pain, either it's dull, diffuse, stabbing, or sharp pain, and either it radiates or not. And then what are the aggravating and relieving factor associated with the pain. Furthermore, I will inquire about the pain association with her menses and with her coitus and any movement and posture. And I will also inquire about the history of any vaginal discharge along with fever and chills and vomiting. Either she is using any contraception so far or not. Then I will further inquire about her bowel habits. Is she experiencing any altered bowel habits or blood in stool or early satiety to rule out the GI causes, and inquire about her urinary frequency, urgency, and any difficulty in the micturition problem to rule out the urinary cause. And I will, apart from this, I will inquire about if she is well supported at the home and her partner is supportive, or is there any recent stressful event in her life or not. So then I will proceed with the gynae history, complete my gynae history by asking about the flow and regularity of her cycle, and um, mm, um, um, and any pap smear taken in the past or not. Then, as my patient is para 0, so I will inquire about either did she try it for fertility or not, or and then I will proceed with her medical history, asking about any history of previous pelvic inflammatory disease or tuberculosis, and any surgical history in terms of any dilatation process. And then I will proceed by asking her family history of diabetes or such history in her family, and her drug history, what drugs she has been taken until so far for this problem, and is she allergic to anything, and what treatment, and either she is investigated so far or not. So then I will proceed with the examination of my patient. First of all, on examination, I will check the general appearance of my patient and her emotional state, and check her gait and posture. And then I will calculate her BMI by checking her height and weight. So I will check her vitals, subvitals, and then I will proceed with the thyroid examination and do her abdominal examination. On abdominal examination, I will look for any scar mark And chest. and chest examination. I will Thyroid look for के बाद any. फिर abdomen. Ji sir, I missed thyroid examination and chest examination. Then I will proceed with the per abdomen examination. I will look for any scar mark and evidence of any mass or hernia. Then I will do the light palpation to see to check for the focal tenderness and any symphysis pubis pain. Then do the deep palpation to check for the tenderness and any triggering points. So then I will proceed with the local examination in lithotomy position. First of all, I will inspect the external genitalia in terms of its symmetry, laceration, lesions, any erythema and edema of clitoris. Then I will do the per speculum examination. So before the per speculum examination, I will do the single digit vaginal examination to check for the tenderness and spasticity of pelvic floor muscles. If there is no any problem, then I will proceed with the speculum examination. On speculum examination, I will look for the vaginal walls, its health, any abnormality there or any discharge, and sir, I will check for the cervical health, and if everything is normal, no any discharge, I will take the pap smear.
So then I will do the bimanual examination. On bimanual examination, I will check the uterine size, its mobility, any tenderness in the uterus, and any nodularity, and check the adnexal fullness and tenderness. After the examination, I will proceed to the investigations. Besides the general health profile, including blood group, CBC, RBS, and virology status, I will I will go for the abdominal ultrasound to check for any abnormality in the uterus, adnexas, and any structural abnormality present there. Good, good. Sir, if everything is normal, then sir यहाँ तक कोई तो abnormality निकलेगी. चले So वो management. क्वाइटस भी पूछ ले, ठीक हो गया, आगे. जी sir. Sir, then if everything is normal, then I will proceed with the management. First of all, I will approach my patient by empathetic approach, give her psychological support as she has pelvic pain since 2 months, and then I will explain her the diagnosis. Sir, based on her history, my provisional What do you diagnosis think is. is most likely cause in this case? Sir, my first differential is endometriosis, as she is para 0+0 since 2 years of marriage. And the second is pelvic inflammatory disease. And as she is infertile, so there is also सर एक थी मैं भूल गई सर मैंने 3 बनाई थी तीसरी भूल गई मैं सर एडियंस हो सकती हैं सर एडियंस हो सकती हैं अगर उसका कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है तो वो थर्ड पर है वो तो नहीं हुआ सही है तो फर्स्ट है एंडोमेट्रियोसिस सेकंड PID के पॉसिबल एडिशंस अगर कोई प्रीवियस सर्जरी हुई है यस वो सर नहीं हुई इसमें ठीक है तो फिर सर माय फर्स्ट डायग्नोसिस इज एंडोमेट्रियोसिस सेकंड वन इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज ठीक है और तीसरा बोलो ना फिर सर तीसरा ये कि इफ शी हैज एनी सर्जिकल हिस्ट्री देन देयर कैन बी एडहेरेंस दिस पेन कैन बी ड्यू टू एडहेरेंस ऐसा बोले अगर ये दो नहीं है तो इट कुड बी यूरिनरी और बॉल ओह यस इन्वॉल्व सर ठीक है यस सर खत्म तो नहीं कर दिया ना कि दो नहीं है तो बस वो मरीज खत्म हो गया नहीं yes sir there can be non gynecological causes such as like urinary and bowel in yes bowel disease such as ऐसे inflammatory bowel disease एक बात इस मरीज में जो आपने थोड़ा सा ये डन वेरी वेल आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू और 7 मिनट में पूरा कर लिया लेकिन आपने क्योंकि यूरिनरी बॉल सिस्टम एंड ऑफ द लिस्ट पे आते हैं तो जी सर उस पे इतना जोर नहीं दिया आपने यूरिनरी सिम्टम्स कह के उसकी डिसयूरिया फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ये 3 लफ्ज नहीं बोले क्योंकि इस पेशेंट में मोस्ट लाइकली कॉज इज यूटीआई यस सर आपने बोला ना कि पेल्विक एग्जामिनेशन पे सब कुछ क्लियर है जी सर और होता भी है हमारी इस एज ग्रुप में यूटीआई या सिस्टाइटिस इज वेरी कॉमन तो उसको हमने रखा उसको चौथे 5वें नंबर पे है लेकिन उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता जी सर तो आपने उसकी मिक्चुरेशन के वो सवाल सारे कहे नहीं आपने सिर्फ ये कहा यानी सर ये एंडोमेट्रियोसिस को नंबर 1 पे इन्होंने रखा सर उसमें तो क्रॉनिक पेल्विक पेन होता है पेशेंट की तो 2 मंथ्स की हिस्ट्री है सिर्फ वो एक तरह से तो आखिर कभी तो एंडोमेट्रियोसिस पेन शुरू होगी ना इनका ख्याल है आपको एंडोमेट्रियोसिस शुरू हो गया है कोई बात नहीं अच्छा तो और सर ये भी इम्पोर्टेंट था कि हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल पार्टनर्स और ये सर ये इम्पोर्टेंट था वेरी गुड अब मैंने आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बोला जी कि वो मल्टीपल पार्टनर्स की अगर हिस्ट्री है फिर STI और फीवर और विजाइनल डिस्चार्ज की भी हिस्ट्री नहीं ली थी सर मैंने वो नोट किया था लेकिन मैंने सिर्फ ये 2-3 पॉइंट सारे आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा कहा आप हैं सदफ तो बहुत अच्छा कहा लेकिन ओवरऑल बिकॉज शी वाज फोकस ऑन ठीक चल रही थी तो इसलिए मैंने इनको इंटरप्ट करके
जी जी सर, अच्छा किया इन्होंने। बस इनका ये मुझे एंडोमेट्रियोसिस का ज्यादातर सर पेशेंट आते क्रोनिक पेल्विक पेन के साथ, ये इसलिए। बिल्कुल आपके ठीक है। तो उसको जगल करके नंबर 2 किया जा सकता है, लेकिन जी। नंबर 2 के लिए इन्होंने सवाल पूरे नहीं पूछे, क्योंकि अगर 2 साल की शादी है और उसको STI अब है, तो या तो पार्टनर चेंज हुआ या पार्टनर दुबई गया था या बैंकॉक गया था। तो इस वजह से ये भी कह के पूछ सकती है कि आपका हस्बैंड जो है आपके साथ रहता है, उसने रीसेंट ट्रैवल अब्रॉड तो नहीं किया, इट विल गेट यू एक्स्ट्रा मार्क। इट मींस यू आर कॉन्शियस कि STI जो है वो स्टेबल मैरिज में भी हो सकती है if the partner is visiting abroad and things like that. जी सर। तो नहीं, वजाइनल डिस्चार्ज पे आपने काफी जोर नहीं दिया, आपने पैप स्मेर कह दिया। वजाइनल डिस्चार्ज जरूर नहीं किया। जी जी सर। बोलना चाहिए उसके, अगर है फिर उसके थोड़ा सा, इफ देयर इज वजाइनल डिस्चार्ज तो मैं उसका कलर ये वो देखूंगी। और अगर आप STI सस्पेक्ट करते हैं तो during vaginal examination I will squeeze or milk urethra, क्योंकि गोनोकॉकल इन्फेक्शन जो है उसमें यूरिथ्राइटिस भी होता है। आप उसको स्क्वीज करें तो पस कम्स आउट, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है उसका। तो इस आपने वैसे बोला कि पस है कि नहीं हुआ, लेकिन ये इसके लिए कि जी आई विल स्क्वीज यूरेथ्रा, इट मींस यू आर थिंकिंग ऑफ STI। तो ओवरऑल देखा, आप फोकस नहीं उस पे, आपने शायद कहा कि नहीं कहा, क्योंकि 2 साल की शादी है, उसकी कंप्लेंट नहीं है, लेकिन हम प्रिज्यूम करेंगे उसकी कंप्लेंट नहीं है, फिर भी कि पहली कंप्लेंट तो पेन एब्डोमेन के साथ वो आई है, कि दूसरी है कि 2 साल में प्रेगनेंसी नहीं हुई पाकिस्तान। सर ये पूछा था मैंने। नहीं कि इज इट प्लान्ड और अनप्लान्ड। ओके सर। तो बहुत सर सारे वो जब हम कॉन्ट्रासेप्शन का पूछते हैं ये उसमें ये फिर चीज वो रूल आउट नहीं हो जाती? वो हो गया ना, इज इट प्लान्ड ओके और अनप्लान्ड। अगर प्लान्ड है तो कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन आपने इस्तेमाल की, ठीक ये सवाल ये है कि ये गैप जो है, इज इट प्लान्ड, इस तरह पूछ, इज इट प्लान्ड और अनप्लान्ड। सर अगर वो यूपीटी कहे कराना कि चाहिए था ना? हाँ सर ये यूपीटी कराना चाहिए था ना, एक पेशेंट रिप्रोडक्टिव एज में है, पेन के साथ आई है, हाँ, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। वो आप ने उस तरफ गई नहीं। ये तो LMP जो है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, अब वो पूछ लेती तो फिर वो कवर हो जाता इस पेशेंट में। अब बल्कि हर गायनी पेशेंट में LMP तो पूछना चाहिए, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। जब आपने ये पूछ लिया तो जनरली इट मींस कि अगर वो ओवरड्यू होगी तो आप प्रेगनेंसी का सोचेंगे। अगर LMP 2 हफ्ते बाद है, 2 हफ्ते पहले है, तो फिर आपका ये उस एग्जामिनर का ये क्रिटिसिज्म कवर हो गया आपके लिए। सो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और LMP भी पूछना चाहिए था आप। ठीक है जी सर। सर जी। सर हेलो हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। सर। जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए अगर ना। ये पेशेंट आपकी जो है आवाज कट वो कट आ रही। अनप्लान्ड जो है वो मतलब अनिक पेल्विक की पेशेंट, तो इसमें इनफर्टिलिटी की भी पूरी हिस्ट्री आएगी ना? पेशेंट है ये प्लान मतलब खुद नहीं चाह रही, प्रेगनेंसी अनप्लान्ड है, तो हाँ, इसकी फिर जो है ना इनफर्टिलिटी की भी पूरी हिस्ट्री आएगी ना? बहुत नहीं पूछना, क्योंकि हम पेन पे फोकस कर रहे हैं। 7 मिनट है हमारे। आपने पूछना है कि अब तक बच्चे नहीं, इज इट प्लान्ड अनप्लान्ड। अगर वो कहती है प्लान्ड है तो व्हाट कंट्रासेप्शन, बस, और डिटेल में नहीं पूछना व्हाट सर कंट्रासेप्शन। क्वाइटल हिस्ट्री भी मिसिंग थी, क्वाइटल हिस्ट्री। वो फिर आप इतना डाइवर्ट करती जाएंगी
तो टाइम कि जी अब तक ये सवाल जायज है कि इन 2 years you have not conceived, is it planned unplanned? वो कहती है planned what contraception, unplanned what tests or investigations you have had for this. बस क्योंकि अगर आप इनफर्टिलिटी में घुस गई, आपका हस्बैंड सीमेंट टेस्ट हुआ है, आपकी ट्यूब का टेस्ट हुआ है, आपके ओवुलेशन का टेस्ट हुआ है, क्या ट्रीटमेंट है, वो फिर इतना वक्त, ये तो पूरा सवाल फिर इनफर्टिलिटी का ही हो तो फिर 7 मिनट में ये सारा कोई पूछा जा सकता है। हाँ, यहाँ तो पेन है, पेन, फोकस ऑन टू पेन। मैंने जानबूझ के नहीं कहा कि उसकी दूसरी कंप्लेंट जो है इनफर्टिलिटी, मैंने नहीं कहा, वरना मैं कह सकता था, उससे फिर आपके 7 मिनट डिवाइड हो जाते पेन पे भी और इनफर्टिलिटी के, और फिर वो तो दोनों फिर फर्टिलिटी का होता है। अब वो हो तो फिर तो ज़ाहिर है कि हमने इनफर्टिलिटी बहुत दफा की हुई है, तो उसमें तो फिर ये सारी डिटेल पूछनी है। इनफर्टिलिटी है तो आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराई है, खास तौर पर ब्लड टेस्ट, ओवुलेशन टेस्ट रिलेटेड, ट्यूब का टेस्ट, HSG और लेप्रोस्कोपी, और फिर क्या ट्रीटमेंट लिया है। 2 साल में अक्सर ने CC क्लोमिफेन सिट्रेट खा ली होती है, तो वो खाई थी तो क्या उसको मॉनिटर किया था? वाह, फिर ये सारा क्लास ही इनफर्टिलिटी की हो जाएगी। वो आपके 7 मिनट सारे उसमें चले जाएंगे और पेन एब्डोमेन की बात नहीं होगी। यहाँ एग्जामिनर वांट्स यू टू फोकस ऑन टू पेन लोअर एब्डोमेन, और उसके साथ सेकेंडरी क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन आपने ये कहना है कि इंक्वायर कि 2 साल में प्रेगनेंसी नहीं, इज इट प्लान्ड अनप्लान्ड, बस इतनी रख। इसमें कंट्रासेप्शन भी कवर हो गया, इनफर्टिलिटी के टेस्ट भी कवर हो गए, सारा कुछ हो गया, एंड कम बैक टू पेन लोड। अच्छा, तीसरी बात जो मैं कहने वाला हूँ, वो इन्होंने ये लिख लीजिए, आज लिख लीजिए, जो पेशेंट पेन कंप्लेन करे उसके ये 4-5 सवाल आपने पेन के जरूर पूछने। इन्होंने कुछ पूछे, सारे नहीं पूछे। नंबर 1, साइट ऑफ पेन। नंबर 2, ऑनसेट ऑफ पेन, कि जब पेन पहली दफा शुरू हुई तो क्या कर रही थी आप, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग मेंसेस हुई, आप कोई इंजेक्शन के हुई, कोई एक्टिविटी के साथ हुई, कुछ हुआ क्या? नंबर 1, साइट। नंबर 2, ऑनसेट। नंबर 3, कैरेक्टर, कि ये पेन एक्यूट पेन है, डल पेन है, कोलिकी पेन है, कंटिन्यूस पेन है, क्या? कैरेक्टर ऑफ द पेन। नंबर 4, is it persistently there, or it is related to some kind of movement, some body functions like menses, like movements, like coitus, like eating, drinking, urination, वो सारा related to any functions. आखिर में, does it radiate, and what relieves it? What relieves it? ये सारे सवाल पूछने हैं। जहां पेन आई, नंबर 1, साइट। नंबर 2, के ऑनसेट, क्या कर रही थी जब पहली दफा पेन, मेंसेस के दौरान हुई, मेंसेस के बगैर हुई, क्वाइटस के बाद हुई, क्या हुआ क्या नहीं, ऑनसेट ऑफ पेन। नंबर 3, कैरेक्टर ऑफ द पेन। नंबर 4, व्हाट रिलीव्स द पेन। नंबर 5, whether it radiates to other part, back, legs, कोई और। आखिर में यूरिनरी बॉल सिम्टम के साथ या मेंसेस के साथ कोई रिलेशन है, एनी रिलेशनशिप विद अदर फंक्शन। किसी भी पेन का जिक्र हो तो आपने इस ऑर्डर में ये 4-5 सवाल तो पूछने, जो इन्होंने सारे नहीं पूछे थे, कुछ पूछे थे।
चलें, काफी टाइम हमने इस पे गुजार दिया। अगला नायला पहुंच गई हो तुम अब कि अभी भी सफर में हो? हेलो, नाराज हो गई? कोई बात। अगली पेशेंट है, कैंडिडेट है तस्मिया। आप हो कि नहीं हो? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। तस्मिया, आप कहाँ से बोल रही? सर इस्लामाबाद से। हाँ, इस्लामाबाद सर से। जी सर। लो जी, आपका तो पेशेंट आसान। एज 30, पैरा 3, patient comes to you, complains of pain lower abdomen. जी सर। जब आप उसको बाय मैनुअल pelvic examination करें, you find a cystic mass in the pelvis. उसका CA 125 किया तो उसकी रिपोर्ट आ गई है 120 मिली यूनिट्स पर मिनट। दोहरा दो। सर 30 years old, para 3 with complaint of pain lower abdomen. On bimanual pelvic examination, a cystic mass in pelvis and her CA 125 is 120 milli international units per liter. माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी गुड। चलें, here we start. Yes sir, Bismillah. Sir, after mutual introduction and confirmation of the information provided to me, I will ask my patient about her last menstrual period and about her regularity of the cycle. And I will ask my patient about pain lower abdomen, about the site, onset, character of the pain, whether it is persistent or intermittent, and whether it is related to any function or not, and what are the particularly menses. Particularly to menses, what and radiation of the pain, what are the relieving factors and what are the aggravating factors. Then I would like to ask my patient about history of dysmenorrhea and dyspareunia, and any history of vaginal discharge, and any history of feeling of mass in her abdomen, any urinary or bowel symptoms, and any treatment taken up till now, and any associated features like vomiting or fever associated with pain. I would like to ask about her previous pregnancies, any complication, and about her whether her previous normal deliveries or lower segment cesarean section, and her last born child, any past medical or surgical history, and family history or any allergy to the drugs, and socioeconomic history. Then I will move to the her examination, including her general physical examination, vitals, and thyroid examination, her chest, breast, and cardiac examination. Then I will move to the abdominal examination to look for any protuberance of the abdomen, symmetry of the abdomen, any visible scar mark, and any tenderness, and any visceromegaly. And then I will move to the pelvic examination to look for the health of the vulva and vagina, any presence of vaginal discharge, bleeding, health of the cervix, and on bimanual examination to look for the to look for the uterine size, mobility, and position of the cervix, and adnexal mass, its size, characteristic, tenderness, and unilateral or bilateral. Then unilateral or bilateral.
and then I will move to the investigations, which includes her baseline investigations. And besides her baseline investigations, I would like to see her pelvic ultrasound for the size of the mass and characteristics of the mass, whether it is unilateral, bilateral, locularity, unilocular or multilocular, any presence of the ascites, solid component, and vascularity, or any papillary projections. And depending on the nature of the mass, I would like to see her tumor markers. And I will plan for the further investigations. आप मतलब इतना आसान केस था आपका, ऐसा समझता है आपके 6 की बजाय 7 नंबर होते, लेकिन 6 भी मुश्किल से हैं, 6 है पर मुश्किल से। देखिए बड़ी सिंपल है, मैंने तो बड़ा ही आसान करके दिया आपको केस। ये पेशेंट है, उसके पॉजिटिव फाइंडिंग है कि चीज पैरा 3, पेन है डोर एब्डोमेन, और उसके सिस्टिक मैस है पेल्विस। और ये इंफॉर्मेशन मैंने दी आपको। तो इंस्टेंटली आपको पहला जो आपने डिटेल नहीं पूछ, इस तरह से नहीं पूछी जैसे पूछनी चाहिए, क्योंकि हेयर इज ए पेशेंट जिसका पेल्विक ट्यूमर है। जो मैस को अब मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ, पेल्विक ट्यूमर है, तो वो पैरा 3 है, तो आप उसका पॉसिबल ट्रीटमेंट पेल्विक क्लियरेंस भी हो सकती है, टोटल हिस्टेक्टमी एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर वो पॉसिबिलिटी है, आपने पैरा 3 की उतनी डिटेल नहीं पूछी जैसे पूछनी चाहिए थी, कैजुअली पूछी कि आपके 3 बच्चे हैं, तीनों ठीक हैं, क्या बेटा बेटी है, छोटी की उम्र क्या है, हेल्दी है। अगर आप ये इस तरह से पूछती तो एग्जामिनर को समझ आती यू आर कंसर्न अबाउट हर फ्यूचर फर्टिलिटी। इस तरह से नहीं पूछा आपने। यस सर। तो नंबर 2 फिर आ गए कि आपने उसको पेन है, आपने साहब को ठीक पूछा। जब सिस्टिक मैस कह दिया आपने, काफी ठीक पूछा, लेकिन जो मेरी नजर में काफी नहीं था कि वो सिस्टिक मैस जो है उसका साइज पूछा आपने, बाइलैटरलिटी का भी जिक्र किया उसने, लेकिन वो टेंडर है, फिक्स्ड है, सिस्टिक है, सॉलिड है, और वेदर इट मूव्स विद द मूवमेंट्स ऑफ द यूट्रस। अगर ये अल्फाज कहते हैं, ये आप कहते, तो फिर मुझे लगता कि आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश कर रही हो फाइब्रॉइड वर्सेस सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट। जी सर। क्योंकि यहाँ पे हमारा फोकस इस बात पे है कि इट कुड वेल बी अ फाइब्रॉइड, जो कि हम कहेंगे कोई डजंट मैटर, लेकिन चूंकि पेन है, उसकी फाइब्रॉइड की डीजनरेशन वगैरह वगैरह उसकी बातें कर लेते हैं हम। लेकिन अगर वो सिस्ट है, वो सिस्टिक मैस है, फिर वो वेरियस सिस्ट है, उसमें पेन है, तो पेन की वजह फिर के जी वो अब कब से है, पेन बेहतर हो रही है, वर्स हो रही है, क्या हो रहा है, इस तरह के सवाल हम रेलेवेंट करते, ताकि फिर तीसरा बात, आपने अल्ट्रासाउंड में जो वेरियस सिस्ट के पूरे फीचर्स नहीं बोले जो बोलने चाहिए कि हम ये देखेंगे, तो ताकि हम अल्ट्रासाउंड पे डिसाइड करें ये सॉलिड मैस है तो क्या यूट्रस के साथ अटैच्ड है, फाइब्रॉइड, फिर तो कोई डिफिकल्ट की गल नहीं है। अगर वो सॉलिड ओवेरियन है, फिर फिक्र की बात है। ये 30 में सॉलिड ओवेरियन ट्यूमर नहीं होना चाहिए, तभी मैंने CA 125 का जिक्र कर दिया था। तो उस तरह से थोड़ी सी मैंने कहा मैं 6 दे दूंगा आपको, खींच के दूंगा, खींच के, चलो पूरी चंगी है दे दो जी, 6 कर दो, कोई बात नहीं। ये इस तरह का डायलॉग होगा। एक होता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छी, शी डिजर्व 7, कि कोई कहता नहीं जी 6 दे दो, चलो फिर वो और केस होता है। जी सर। तो आप उस 7 के ना एंटर हुई, चूंकि ये तो आसान सा केस था, या वो फाइब्रॉइड है या ओवेरियन सिस्ट है, उसका फिर आगे क्या करना है वो हम डिस्कस कर लेते कि उसके
मैनेजमेंट, अगर वो फाइब्राइड ही है अल्ट्रासाउंड पे तो उसकी पेन है, तो अगर पेन बेहतर हो रही है तो इट मीन्स पॉसिबली कोई ब्लड वेसल उस पे थोड़ी सी लीक हुई, हेमरेज हुआ, पेन हो गई, या कोई और डिजनरेशन है। 6-7 डिजनरेशन की टॉपिक्स लिखे हुए हैं किताब में, उनमें से कोई है तो कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन देखने की बात है को सेटल होती है। चलें, वैसे यू डन वेल माशाल्लाह। चले, अब अगला एक और कर ले हैं 10 मिनट। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। ये आप जी साइमा कराची से बोल रही हो? लाड़काना, जी जी जी, लाड़काना से। ये साइमा लाड़काना से है? क्या नाम नहीं आपका? सर, नहीं सर, नाइला नाइला। हाँ, ये कौन बोल रही है लाड़काना से? हाँ, मैं रास्ते में थी नायला? सर। नायला बोल रही है लाड़काना से? जी, जी सर, मैं रास्ते में थी ना, इस वजह से। आप क्या नाम? नोंडेरो से रास्ते में थी सर मैं। हाँ, देना, मैंने तुम्हें बड़ा रिलैक्स किया अपने आप को, मैंने तुम्हें कुछ ना कहने पे। ऐसा ना करो, चलो कोई बात नहीं, आइंदा ना ऐसा करना, किसी काम के लिए ऐसा ना करना। तुम किसी के खाने पे इनवाइटेड हो और वक्त पे वो आपको टेलीफोन करता है, आप कहती है मैं आ रही हूँ 15 मिनट में, आधे घंटे में पहुंचती हूँ, ये कहना अच्छा नहीं लगता, कहना अच्छा नहीं लगता। जहां आपको बुलाया गया है वक्त पे पहुंचो। चलें जी, नायला, एज 30, पैरा 0+1, लास्ट मिसकैरेज 4 years ago, पेशेंट गिव्स पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, 3 साल पहले एंटी जी ट्यूबरकुलोसिस। सर। अब she has come to you with a complaint of secondary infertility, dyspareunia, pain lower abdomen, and dysmenorrhea. ये भी आसान है। एज ऑफ पेशेंट 30, मैरिड सिंस। मैरिड में नहीं डालता, चलो मैरिड फॉर 5 years। पेरिटी सर। मैंने बोला था 0+1। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स आर डिस्पैरिया एंड डिस्मेनोरिया। जी बिल्कुल, एंड डिस्पायूनिया। जी सर। ब्लीडिंग, अच्छा, डिस्पैरिया। After Assalamualaikum, after greeting my patient, I will introduce myself and take a focused history. Taking the regarding her history, I will take the history of last menstrual period, and then a history of pain, its onset, duration, and its radiation, severity, and site aggravating and relieving factor. And after that, I will आपकी आवाज inquire कट about कट आ the रही, past माइक ठीक कर लीजिए आप। history of any miscarriage. Like, sorry, any report is there, and any record of the miscarriage, has the DNC done or not? After that, she has any complaining of the vaginal discharge, नायला, its onset, duration, तो any हमारी बात, odor, and हमारी बात, color of the discharge. Yes, sir. आपकी आवाज बड़ी क्लियर नहीं आ रही, कट कट कर, कोई आपके ऑडियो सिस्टम में प्रॉब्लम, जरा करीब होके बोल दीजिए, मैं तो समझा ही नहीं हूँ अभी तक। शैल वी, मैं टाइम दोबारा दे, बोलिए।
हेलो, एक सेकेंड सर। मैं दोबारा बोल देता हूँ, लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, लेकिन आवाज को ठीक रखिए प्लीज। एज 30, married for 5 years, para 0+1, last abortion 4 years ago. She complains of जी सर। secondary infertility, dyspareunia, pain lower abdomen, and dysmenorrhea. Dyspareunia, dysmenorrhea, pain lower abdomen. और पास पेन ऑन लोअर एब्डोमेन। है उसको हुई ठीक। थी, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट दिया। बोल रहे After greeting the patient, I will introduce myself and then take the focused history, her last menstrual period, and history of onset of the pain, its duration, localized, generalized, aggravating, and a relieving factor, and taking any medication, and then any vaginal discharge, its color, and its duration of the discharge, and any associated with itching, and then pain related to the menstrual cycle, and sexual pain related to the sexual intercourse. And after that, I will take the history of past medical and any history of asthma. If she is taking the anti-tuberculosis drugs, how long, and if she is recovered from the disease or not, and then history of abortion and its detailed reports. सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलते हैं। And any history of comorbidities like diabetes and hypertension. After that, I will take the history of details of the blood transfusion, any drug allergy history, and history of urinary symptoms, bowel symptoms, and other is the his past surgical history, any history of laparoscopy he has done or not, and sexual abuse history of, and a history of dyspareunia in a detail, either deep dyspareunia, the superficial dyspareunia, and then any other problem association with the sexual intercourse. And after that, I will inquire further about the subfertility, its details, and then I will inquire about the frequency of the bowel and bladder symptoms, and blotting in a lower abdomen, any, and symptoms that may affect on the quality of the life of the patient. And after that, I will inquire about the detailed menstrual history. And detailed menstrual history, as she has a history of the dysmenorrhea. So either the secondary dysmenorrhea or the progressive dysmenorrhea associated or not. And then I will take a history of the contraception also, and a history of pap smear, and a drug allergy history, and a history of diabetes and hypertension, and family history of the tuberculosis also, and sexual contact history of the husband, either she's living together or not. And after that, history, after completion of my history, I will do the examination of my patient, general physical examination. I will take the BMI, height and weight to calculate her BMI, look for anemia, cervical lymph nodes, and then breast examination. And after that, abdominal examination of patient, any mass and tenderness, and then local examination of vaginal examination. And if there is a discharge, I will take the swab for the culture sensitivity. And after that, I will do the examination, investigation, routine baseline investigation, complete blood picture with a date, urine DR, RBS, random blood sugar, and the screening of HIV, hepatitis B and C, and pelvic ultrasound also, TVS, ultrasound TVS, and other is the
Further, I will counsel my patient and management according to her symptoms, and if she is the case of the secondary subfertility, and inquire about all details of the secondary subfertility, including her hysterosalpingography done or not, or laparoscopy done or not, and then I will ask about the semen analysis report of the patient, and then management of the patient is depends on these investigation and examination, and with multidisciplinary involvement. कौन से डिसिप्लिन को आप इन्वॉल्व करोगे? सर वो जो है ये जो ट्यूबरक्लोसिस की पेशेंट है, तो फिजिशियन इन्वॉल्व होगा एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, एंड हो सकता है ये लेप्रोस्कोपी के लिए या एडियोलाइसिस के लिए जाए, उसके लिए कौन आएगा? उसके लिए लेप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजिस्ट। वो स्पेशलाइज हो गया, हर गायनेकोलॉजिस्ट लेप्रोस्कोपिस्ट नहीं है। नहीं, हाँ स्पेशलाइज्ड। हाँ सही। नहीं, नाला ऐसा ना करो, बिल्कुल ना करो, बिल्कुल ना करो। देखो, आपका तो केस बहुत ही आसान सा था, बड़ा सिंपल, कि पेशेंट है एज 30, पैरा 0+1, मैरिड फॉर 5 years, और लास्ट अबॉर्शन भी 4 साल पहले की हो गई, उसको टीबी हो गई 3 साल पहले, टीबी का ट्रीटमेंट हो गया 3 साल पहले। अब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, उसको डिस्पायूनिया है, उसको पेन है, और कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया है उसको। बाबा, आपको पहले ही आपका फोकस होना चाहिए था, आइडेंटिफाई कर लें इसमें मसाइल क्या। पहला मसला तो इसको इनफर्टिलिटी है, दूसरा मसला इसका टीबी का इलाज हो चुका है, अब नहीं है, हो चुका है। उसमें आप फैमिली हिस्ट्री पूछ रहे हैं, उसका क्या दुख था? कोई खास दुख नहीं। फिर अदर देन दैट उसको पेन है, जिसके साथ लिंक्ड है डिस्पायूनिया, डिस्मेनोरिया और सारा, ये 3 चीजें हैं। आप ये कहती सिंपल सी, तो इन दिस पेशेंट आई वुड लाइक टू नो अब तक इसका इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट का लफ्ज नहीं बोला, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का क्या हुआ। नंबर 1, आई वुड लाइक टू नो। सर मैंने बोला था कि इनफर्टिलिटी, हाँ नहीं ऐसा नहीं। दूसरा वो नेट थोड़ा इशू हो रहा है सर, वो बीच में कट आ रहा है ना, तो वही पर आपकी तरफ कुछ होगा। तो दूसरा कहा, मैंने पूछा कि इसमें ट्रीटमेंट इज शी हैज टेकन और नॉट सिम्टम्स की। मुझे बोलने दीजिए, आपने ये हिस्ट्री सुन के कहना था, जी सर, दिस पेशेंट हैज गॉट secondary infertility for 4 years and she had treatment for TB and now complains of pain lower abdomen. I would like to know कि infertility का अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन और क्या ट्रीटमेंट हुआ है। आपने ये नहीं बोला, तो उसके ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी का क्या इन्वेस्टिगेशन और क्या ट्रीटमेंट हुआ है। नंबर 2, अगर 3 साल पहले इसका ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट था, उसका फॉलोअप कैसे हो रहा है, फुल स्टॉप। तीसरा था फिर पेन, अब पेन इज रिलेटेड टू डिस्पायूनिया, डिस्मेनोरिया और वगैरह वगैरह वगैरह। आप कहते हैं कि आई वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट व्हाट इज द कॉज ऑफ हर पेन, पॉसिबली मोस्ट लाइकली एंडोमेट्रियोसिस। मैंने शुरू में, आपने शायद मिस कर दिया वो पार्ट, आप सफर में थी, तो कि पहला पेन लोअर एब्डोमेन का केस आए तो पहला सवाल आपने पूछना है कि उसकी डिस्मेनोरिया जो आपके नहीं है, तो यहीं पे बात खत्म हो जाती, यहीं पे बात खत्म हो जाती।
सर डिस्मेनोरिया को और एंडोमेट्रोसिस की एलोबरेट हिस्ट्री कर लेती कि हाँ। डिस्मेनोरिया एग्रीवेट होता है विद द मेंस्ट्रुअल हाँ वो ना फिर वो सारा पता करना था कि के सुपरफिशियल डिस्मेनोरिया डिस्मेनोरिया है, डीप है। हाँ प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया की हिस्ट्री मैंने ली, मैंने कहा कि प्रोग्रेसिव डिस्मेनोरिया के लिए पूछो। आपने लिया, लेकिन उस क्लैरिटी के साथ आपका केस नहीं हुआ जिसके साथ हो जाना चाहिए था। मैं आज इस बात पे खत्म करता हूँ। मैं केस तो 2 और भी बनाए हुए सर तो सर हम पेशेंट से पेन सिम्टम डायरी का हिस्ट्री में नहीं पूछेंगे या मैनेजमेंट में ऑप्शन देंगे ना पेशेंट को, और बाउल डायरी के लिए? पेन की सिम्टम्स और ट्रीटमेंट, ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप, मैं फिर दोहराता हूँ कि पेशेंट जो पेन का है, मैंने 5 बातें बोली हैं, उसकी पूछिए। और फिर उसके बाद जो मैंने पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोला कि पेन अर्ली एज में, ऑलमोस्ट टीन्स में आए, पेन फर्टिलिटी पीरियड में आए, तो फिर उनको क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अर्ली चाइल्डहुड में आए तो डेवलपमेंटल अनोमलीज हो सकती हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो सकता है उसको। तो अगर चाइल्ड बेयरिंग एज में आए तो आजकल मैंने डायलेट करके कहा कि ये पॉसिबिलिटी है कि एंडोमेट्रियोसिस आजकल के ज़माने में कॉमन है। तो इसलिए यहाँ पे ख़त्म करता हूँ क्योंकि 5 मिनट ऊपर भी हो गए। अजीब, पूछ लीजिए क्वेश्चन क्या। हाँ, टाइप ऑफ टीबी को तो सर कंफर्म करना चाहिए ना, पेल्विक टीबी भी तो हो सकती है। ये वी डिडंट श्योर के ये लंग की मैंने कहा ना पेल्विक टीबी 3 साल पहले उसका ट्रीटमेंट हो, उसका फॉलो अप कैसे हो रहा है, बस ठीक ये बोला। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमने ये सवाल दे दिया उनको कि जी उसका फॉलो 3 साल पहले टीबी का ट्रीटमेंट हुआ, अब फॉलो अप कैसे हो रहा है उसका। ये फॉलो अप करने की बजाय ये चली गई फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। बाबा इस केस में फैमिली हिस्ट्री तो अनइम्पोर्टेंट होगी, जब उसको खुद हो गई है तो फिर उसी का ट्रीटमेंट करना है। थोड़ा सा आप आदत बनाइए कि जो प्रेजेंट किया गया है उस पे फोकस करना है, उस पे फोकस करना है। आप ये आदत छोड़ दीजिए थर्ड ईयर एमबीबीएस वाली, कि हमने उसका कोई 20 सवाल है जो जरूरी है, उसका लिवर, उसके किडनी, उसका ये, उसका वो। बाबा नहीं, यहाँ आपको जो डेटा दिया गया है उस पे फोकस रखिए, उस पे फोकस। सर वो जो लास्ट केस आपने बताया था पैरा 3 वाला, जिसको मैथ्स था और सीए 125 120 था, सर उसकी डीटीज में आपने क्या बोला था? उसमें फाइब्रॉइड बोला था आपने या क्या बोला? और वेरिएंसेस एंडोमेट्रियोमा होना चाहिए ना उसकी डीडीज में। सर मैं तो एंडोमेट्रियोमा रखा था, लेकिन फिर आपने कहा कि फाइब्रॉइड, तो उसका साइज बड़ा सा था। एंडोमेट्रियोमा उतने साइज का नहीं होता, तो जनरली 3-4-5 सेंटीमीटर का ही रहता है। तो सर फाइब्रॉइड में भी वैसे सीए 125 एंडोमेट्रियोमा के अल्ट्रासाउंड फीचर्स कुछ फर्क है, और जो किसिंग ओवरीज होती है। हाँ जी, नियोप्लास्टिक ट्यूमर जो है ओवरी के, उसके फीचर्स कुछ फर्क होते हैं। ये ऐसे बोलो। सर अगर जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, 25 ईयर ओल्ड पेशेंट थी, पेरा 0+0 लोअर एब्डोमिनल पेन सिंस 2 मंथ था। सर उसकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में हमें हार्मोनल ट्रीटमेंट का ऑप्शन देना था, जो ट्रायल हम हार्मोनल देते हैं 3 to 6 मंथ। जी बिल्कुल क्यों नहीं। तो चूंकि उसके थोड़ा सा एक मिनट, उसका अल्ट्रासाउंड में मैस था 6x6 सेंटीमीटर, और उसके पर फोकस करने के बाद अगर वो ये 5 सेंटीमीटर से ऊपर कहते हैं वो नॉन फंक्शनल होती है, लेकिन 5 और 6 ये आई वुड लाइक टू रूल आउट कि ये फंक्शनल सिस्ट है। फंक्शनल सिस्ट है तो उसका कुछ भी नहीं करना, फॉलो अप करना है हर 3 महीने बाद। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में रिजॉल्व हो जाए। जी चले, थैंक यू वेरी मच। मेरा फाइब्राइड में 125 रेज्ड होता है क्या? हाँ रेज्ड होता है। ये जो मैंने 96 बोला,
इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। जी जी CA-125 ये कहना सर, ये चाहिए। प्री मेनोपॉजल इसकी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि CA-125 माइल्ड रेज होता है फाइब्रॉइड में भी। हाँ, एंडोमेट्रियोसिस में रेज होता है, एंडोमेट्रियोसिस जी, में भी होता है एंडोमेट्रियोमा में शायद भी होता है। जी जी प्रेगनेंसी में रेज होता है, एंडोमेट्रियोमा। प्रेगनेंसी में भी वो रेज होता है। जी जी चले अच्छा अगला। सर, वो ये ट्यूबरक्लोसिस वाली पेशेंट का वर्कअप जो है ना, वो आगे कैसे करेंगे हम? ट्यूबरक्लोसिस का तो सिर्फ आप उस उतनी डिटेल में ना जाइए। सर कि लेप्रोस्कोपी ऑप्शन करेंगे आप ना कहें इसके कि लिए? मैं पूछूंगी, किसी ने बोला था ना मल्टी हाँ, डिसिप्लिनरी, उसके लिए टीबी स्पेशलिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट चाहिए कि जी उसका फॉलोअप कैसे होगा, फुल स्टॉप। आप उसके फॉलोअप में जाके डिटेल में अपना वक्त जाया कर। जी मैं सर। कितनी दफा कहूँ अपना वक्त बचाने की कोशिश करो बाबा, आपको पता नहीं क्यों नहीं उधर आती। सर ये इनफर्टिलिटी किसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे कि इसको फिर वो क्रॉनिक पेल्विक पेन की तरफ लेके जाएंगे ट्रीटमेंट में? पेन पहले पेशेंट की पेन पहले रिलीव करो, फिर फर्टिलिटी की तरफ। सर मैनेजमेंट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से स्टार्ट होगी, साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड देन पेन किलर्स एंड देन पेन रिलीविंग देंगे, उसके बाद जो उसकी है हम पेन उसका फर्टिलिटी होगा। एक लफ्ज है, आई रिलीव हर पेन, बस यस सर। बाय गिविंग एनर्जेटिक्स। एनाल्जेसिक एनर्जेटिक्स की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सही। चलो अगली दफा क्या टॉपिक करें मुझे बताइए, कोई बोल दो। सर इनफर्टिलिटी, हाइपरटेंशन का कहा था ना सर? सर आपने हाइपरटेंशन का कहा था। सर, आपने लेप्रोस्कोपी कहा था। हाँ? चलो हाइपरटेंशन काफी देर होगी नहीं की, अगली दफा हाइपरटेंशन करें। खुदा हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्र है तुम्हें याद आ गया। नहीं सर, सर मैं आज से वो थोड़ा बिजी थी, रास्ते में थी ना, इस वजह से टेंशन में थी और पहुंचना था जरूरी, वो जॉब है ना, इस वजह से साइन करना था। चलो सर मुझे प्रेजेंट करना है आपको जी। मुझे सर आपको प्रेजेंट करना है। नायला साइमा बात कर रही हूँ। अगली दफा मुझे भी करना है सर आगे। जी सर, थैंक यू सर, आपका तो इंतजार करते हैं हम। चलो नायला लिख लिया मैंने। सर मेरा भी नाम प्लीज सर, डॉक्टर साइमा शाहीन, फ्रॉम चलो तुम्हारा भी लिख। सर मैंने भी करना है। भी जाना है। चलो खुदा हाफिज। सर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट।